नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। राजधानी रायपुर में लगातार चल रहा है किसान का आंदोलन और राज्य सरकार इसके प्रति उदासीन बनी हुई है। हम आपको बता दें कि इन मांगों को लेकर के कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन मुख्य जो मांगे हैं उन पर अभी तक चर्चा ही नहीं की गई है, जिसकी वजह से किसान खासे नाराज है। उन्होंने राकेश टिकैत जो तथाकथित किसान नेता है उनसे जाकर के दिल्ली में मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि वे इनके प्रदर्शन में हिस्सा लें। प्रेस के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारी मुद्दों को जन जन तक पहुंचाया। कल हम दिल्ली में राष्ट्रीय किसान नेता आदरणीय राकेश टिकैत साहब, योगेंद्र यादव जी से अपनी किसानों की मुद्दा को गंभीरता से रखा भी गया हमारे द्वारा और उनके द्वारा गंभीरता से सुना भी गया और उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ आने के निवेदन को स्वीकारा है और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ भी आएंगे। टिकैत साहब अपने छत्तीसगढ़ प्रभारी प्रवीण शौकन जी जो है उनसे दिशा निर्देश दिए हैं कि आप इस आंदोलन का विस्तृत जानकारी लगातार हमें जानकारी देते रहना और हम बहुत जल्द छत्तीसगढ़ आएंगे। जिन मांगों को राज्य सरकार मानी गई है, आप लोगों के द्वारा जो अखबार में चलाया जा रहा है, मैं उस पर कहना चाहूँगा वो सभी मांगे 12वीं बैठक के है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो अभी भी मानी नहीं गई है, न पूर्ववर्ती न वर्तमान। हम इस बात का खुलासा आपके समक्ष छत्तीसगढ़ आने पर एक एक बिंदुवार बातें रखेंगे, ऐसा मेरा कहना है। वहीं जब इस मामले को लेकर के रविंद्र चौबे से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत तो हमारे मित्र हैं। आदरणीय राकेश टिकैत जी तो हमारे मित्र हैं। हम उनके कार्यक्रम में उनके साथ थे और किसानों की मांगों पे जो 6 बिंदु थी उसको हम लोगों ने जो मांगे मान ली हैं उसका आदेश भी हमने जारी कर दिया है। आदरणीय टिकैत जी आएंगे तो उनको भी हम ये अवगत कराएंगे। लेकिन ये समस्या जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डॉक्टर रमन सिंह की देन है और कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें बगैर लीगल ओपिनियन लिए उसमें आगे बढ़ा नहीं जा सकता। किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक में ये चर्चा में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा था। अब आदरणीय टिकैत जी के पास हमारे किसान भाई गए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। इधर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने फिर से लाखों का सामान बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार 4 दिन पहले जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था उनसे पूछताछ की गई और उनके बाद में उनकी निशानदेही पर इस तमाम माल की बरामदगी की गई। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूरे डिटेल बताया गया कि किस तरीके से इनकी सप्लाई लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है, माल कहाँ से आता है और किन्हें बेचा जाता है, कौन इसके डीलर्स हैं और कौन इसके कस्टमर। पुलिस अब इन तमाम चीज़ों की छानबीन कर रही है और एक बड़े खुलासे की तैयारी में है। आज भी लाखों के माल के साथ में पुलिस ने पत्रकारों से चर्चा की है और दावा किया है कि आने वाले दिनों में वो इससे बड़ा खुलासा करेंगे। वहीं आईजी ने इस पूरी टीम को 30,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। देखिए, जो 21 तारीख को जो पीसी हुई थी उसके कंटिन्यूएशन में 4 आरोपी जो पकड़े गए थे, उसी कंटिन्यूएशन में रायपुर पुलिस की टीम एसएसपी रायपुर के मार्गदर्शन में एडिशनल एसपी क्राइम और उनकी साइबर नारकोटिक्स टीम ने फर्दर उड़ीसा के 2 प्रमुख जो सप्लायर हैं, कड़ी मिली, उनके यहाँ भुवनेश्वर में जाके रेड प्लान करके कार्रवाई की गई और उनके आधिपत्य से लगभग 40 से 50 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू प्रतिबंधित दवाइयाँ, इंजेक्शन्स, लगभग 3100 पेंटाजोकेन इंजेक्शन्स, अल्प्रासैक्स दवाइयाँ जो मिली हैं, ये एक अच्छी सफलता है। इस कड़ी में जो हमारा प्रयास था कि हम इसको तह तक लेके जाएं
आने वाले समय में इन दो आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, उनका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। पुलिस रिमांड के पश्चात वो यहाँ पर कहाँ सप्लाई लाइन देते थे उसको भी तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल टीम के द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई है। आईजी पुलिस महानिरीक्षक का जो अधिकार क्षेत्र रहता है, पूरी टीम को 30,000 रुपये का इनाम में घोषणा करता हूँ। साथ के साथ पुलिस महानिदेशक महोदय की ओर भी इनाम का प्रस्ताव भेजा जाएगा। पहले तो महिला ने पोस्ट ऑफिस के अधिकारी से कर्ज लिया और जब पोस्ट ऑफिस का अधिकारी वसूलने के लिए पहुंचा तो अश्लीलता का आरोप लगा करके एफआईआर करा दिया और उसके बाद लगातार पोस्ट ऑफिस के अधिकारी को प्रताड़ित करने लगे। मिली जानकारी के अनुसार महिला आयोग की सुनवाई में पहुंचा यह पहला मामला था जब महिला के द्वारा दिए गए अधिकारों के दुरुपयोग की बात सामने आई है। महिला आयोग ने इसे संज्ञान में लिया है और पीड़ित पक्ष को राहत पहुंचाते हुए महिला को पैसे लौटाने के निर्देश दिए हैं और जो उसके विरुद्ध एफआईआर कराई गई थी उसे भी वापस लेने की बात कही जा रही है। देखिए, आज मामले तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं, परंतु एक मामला बहुत खास था जिसमें एक लेडी ने एक पोस्ट ऑफिस के एक सीनियर अधिकारी से लिखा पढ़ी करके 50,000 रुपये उधारी लिया था और उसके खिलाफ आयोग में यहाँ पर शिकायत दर्ज कराया था कि मेरे साथ अश्लील छेड़छाड़ करता था। और जब यहाँ सुनवाई में किया गया तब पता चला कि वह उधार लिए गए रुपए वापस नहीं करना चाहती थी और उससे बचने के लिए उसने महिला आयोग का दुरुपयोग किया था। फिर उसने आयोग के कहने पर सामने अनावेदक से आज माफ़ी मांगी, 50,000 रुपये वापस करने के लिए भी स्वीकार किया है। और महिला आयोग का दुरुपयोग पहली बार ऐसा किसी महिला ने किया है और ये हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़देह मामला था कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर आएँ, ना कि दुरुपयोग करने के लिए। इधर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है ही नहीं। जैसे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है ही नहीं, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है ही नहीं। देखिए, कांग्रेस तो वहाँ है ही नहीं, उसका अता पता ही नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री जी का छत्तीसगढ़ में अता पता नहीं है, वैसे ही यूपी में कांग्रेस का अता पता नहीं है। और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से, और बल्कि स्पष्ट बहुमत नहीं, 2/3 बहुमत से, भारी बहुमत से जीत कर आएगी। वहाँ की जनता ने ये तय कर लिया है कि विकास जो करेगा, जो वहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाए रखेगा, जो वहाँ पर गुंडे बदमाशों को जेल में डालेगा, जो वहाँ पर अतिक्रमणकारियों को, अवैध कब्जाधारियों के ऊपर में बुलडोजर चलाएगा, ऐसे लोगों को लाएंगे तो वहाँ पर मोदी और योगी जी की जो जोड़ी है वो धूम मचा रही है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से बहुमत में आएगी और सरकार दोबारा बनाएगी और यूपी का विकास कराएगी। कर्नाटक में हुए हिंदू हर्षा की हत्या का विरोध करते हुए आज राजधानी रायपुर के बजरंग दल ने पुतला दहन किया है। उनका कहना है कि ये जिहादी मानसिकता की वजह से हिंदू लड़के की हत्या की गई है। एक महीने में लगभग 3 ऐसी हत्याएं हो गई हैं, जिसको लेकर के हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। इसके पूर्व भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देश भर में व्यापक अभियान चला करके हर्षा को न्याय दिलाने की बात कही थी। साथ ही साथ और भी ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जिनकी हत्या की जा रही है, जिसको लेकर के बजरंग दल अब प्रदर्शन की रणनीति पर काम कर रहा है। हर्षा का अपराध सिर्फ इतना था कि वो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग कर रहा था और फेसबुक पे उसने हिजाब को लेकर के अपने विचार रखे थे, लेकिन जिहादी मानसिकता के लोगों ने चाकू से गोद गोद कर उसकी हत्या कर दी। बताया जाता है कि हर्षा घर से खाने के लिए निकला हुआ था। एक व्यक्ति जो खाना खाने जा रहा हो उस पर इस तरीके से क्रूरता के साथ हमला करना कहां तक न्याय संगत है। वहीं सोशल मीडिया में यह भी कहा जा रहा था कि जो हर्षा की हत्या करेगा उसे लाखों का इनाम दिया जाएगा। सोचिए, हम कैसे देश में रह रहे हैं जहां पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है ही नहीं। हर्षा जैसे मासूम लड़के जो सिर्फ अपने विचार को सामने ला रहे हैं, क्योंकि वो देश का भविष्य भी हैं, और अगर वो अपने विचारों को सामने ला रहे हैं और उनके साथ अगर इस तरह से हत्या कर दी जाएगी तो इस देश को हम लेकर कहाँ जा रहे हैं।
हालांकि जिहादी मानसिकता के लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब बजरंग दल चाहता है कि ऐसी मानसिकता वालों को जो इस देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं उन्हें तत्काल फांसी दी जाना चाहिए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर के आज उन्होंने पुतला दहन किया है जिहादी मानसिकता वालों का और शासन से मांग की है कि इस तरह के जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करें। आज जिस हिसाब से हमारे जो हिंदू भाइयों को जिहादी आतंकवाद के मद्देनज़र रखते हुए उनकी हत्याएं की जा रही है। हिजाब सिर्फ एक मुद्दा है, हिजाब ही अगर मुद्दा होता तो कुछ समय पश्चात भाई राजेश को सिर्फ सरस्वती पूजा के नाम पर उसकी हत्या कर दी गई। सिर्फ ये आज जो देखा जा रहा है उसमें ये दिख रहा है कि मैं उसके हत्या पर चुप था, आज आप मेरी हत्या पर चुप है, कल आपकी बारी है। इसकी मानसिकता के साथ जिहादी आतंकवाद हिंदू भाइयों को जो हिंदू सेवा का काम कर रहे हैं, जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे हैं, उसके उन लोगों को टारगेट कर हत्या किया जा रहा है। भाई जो हर्षा की जो हत्या की गई उसने सिर्फ एक बात ये कही कि अपने तरीके से बात ये कही कि जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसको पूरे स्कूल में पालन किया जाए, कि हम भी आज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्कूल में जो ड्रेस होता है हम वही पहन कर जाते हैं। भाई हर्षा ने भी वही बात कही। उसका फेसबुक में पहले फतवा जारी होता है कि इसकी हत्या की जाए। फतवा जारी करने के बाद उसी मुस्लिम लोगों ने उसकी हत्या कर दी। मुस्लिमों को हत्या करने के बाद वही जिन्होंने फतवा जारी किया था वो लोग उसके सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने एक आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद को ख़त्म कर दिया। आतंकवाद कौन, इसकी परिभाषा आपको स्पष्ट करनी होगी। आज हर्षा भाई के सम्मान में जो हिजाब के नाम से उसकी हत्या की गई उसका हमने आज पुतला दहन किया बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा। टिकरापारा में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जन संवाद कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मिली जानकारी के अनुसार मासिक ये बैठक होती है जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पहुँचती हैं और आपस में चर्चा करती हैं और उनके समाधान के तरीके देखती हैं। इसमें जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं और महिला एवं बाल विकास के अधिकारी भी शामिल होते हैं। ऐसी कई शासन की योजनाएं होती हैं जिनको लेकर के ये आम लोगों के सामने जाती हैं और अपनी बात रखती हैं, लेकिन उस दौरान इन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को लेकर आज विचार विमर्श किया गया और अधिकारियों द्वारा दिए गए टिप्स पर अमल करने की बात महिलाओं द्वारा कही गई। वहीं कार्यक्रम के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम एक प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मंच प्रदान करने के लिए भी होता है। आज का जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है तो ये कार्यक्रम का नाम है शासकीय योजनाओं पर आधारित एवं सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम आज क्यों किया जा रहा है इसको मैं बताना चाहती हूँ। तो हमारे जो रायपुर शहर में मिताइन कार्यक्रम जो चल रहा है, तो मिताइनों के सहयोग के लिए हमारे हर मिताइन के साथ में एक महिला आरोग्य समिति का गठन हुआ है जिसमें 10 पारा की महिलाएं जुड़ी हुई है और वो समिति की बैठक हर महीने होती है और वो लोग जितने भी शासन की जो योजना चल रही है उसकी निगरानी करते हैं। तो निगरानी करने के बाद में अगर कोई समस्या निकल के आती है तो उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं और उसके लिए वो लोग आवेदन बना के विभाग में जाके देते भी हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार वो लोग जब आवेदन लेके जाते हैं तो उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है। तो फिर समिति वाले चाहते हैं कि हमें कोई एक ऐसा मंच मिले जिसमें आके हम अपनी बातों को रखें। तो आज का जो कार्यक्रम है अपने समिति के लोगों को एक मंच देने के लिए। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे दे अनुमति। नमस्कार।